नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपके उत्तराखंड के लिए आपके जीएस की क्लास रहेगी, जिसमें हम देखेंगे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। एमसीक्यू बेस पर आपकी ये क्लास रहेगी और ये आपकी जितने भी उत्तराखंड की आगामी परीक्षा हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जीएस की क्लास रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को 1000 तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और ये जीएस की क्लास अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेली आपको रेगुलर 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें आपके सभी प्रश्न लिए गए हैं। आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, आपका पॉलिटी, आपका हिस्ट्री से जितने भी आपके जीएस के प्रश्न होते हैं ये सभी लिए गए हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका। निर्माण के आधार पर फलों को किन दो वर्गों में विभाजित किया गया है? सत्य एवं असत्य फल, सरस एवं शुष्क फल, मीठे एवं खट्टे फल, या फिर फल एवं मेवे। कि निर्माण के आधार पर क्या पूछ रहा है? निर्माण के आधार पर फलों को किन दो वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य और असत्य फल के रूप में इन्हें बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अब हम फलों के निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सत्य फल, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका ट्रू फ्रूट्स, सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट्स, तथा असत्य फल जिसे हम क्या बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। किसके आधार पर? निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, जिन फलों का निर्माण पुष्प के अंडाशय यानी ओवरी से होता है वे सत्य फल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आम, नींबू, नारियल आदि। इसके विपरीत जिन फलों का निर्माण पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, जिसे हम थैलेमस बोलते हैं, बाह्यदल पुंज यानी कैलेक्स, दल पुंज यानी कोरोला आदि के द्वारा होता है, वे असत्य फल होते हैं अथवा कूट फल भी कहलाए जाते हैं, जैसे हमारे सेब, अंजीर, सहतूत आदि। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जो है आपका निर्माण के आधार पर फलों के जो होते हैं दो भाग होते हैं, सत्य और असत्य फल। सत्य फल कौन से होते हैं? जो ओवरी से होते हैं यानी अंडाशय से निकलते हैं पुष्प के, और जो अन्य भागों से निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, और इनके उदाहरण भी आपने देख दिए। अगला प्रश्न आपका, बायोडीजल बनाने में किन वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? गन्ना, सनी, सफ़ेद मूली, या फिर रतनजोत। जो आप बायोडीजल बनाते हो उनको बनाने के लिए जो है किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो बायोडीजल को बनाने के लिए आप जो प्रयोग करते हो वह करते हो आप रतनजोत का। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं अब हम। बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा या रतनजोत, जेट्रोफा कर्कस इसका नाम है, नामक पौधे का प्रयोग किया जाता है। यह एक आवृत बीजी पादप यानी एंजियोस्पर्म प्लांट है, जिसके बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। इस बायोडीजल का उपयोग डीजल के परंपरागत विकल्प के रूप में किया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका जीएस का कि जो है बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग होता है, तो वह हो जाएगा डी रतनजोत का प्रयोग। इसके जो बीज होते हैं उनसे हम क्या है बायोडीजल का निर्माण करते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा है, सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, पीरोकाबस, पॉलिएथिलिया, या फिर टेक्नोना टेक्टोना। ठीक है, तो आपने देखा होगा यूकेलिप्टस के जो पौधे होते हैं वह क्या होते हैं सर्वाधिक सबसे ऊंचा पौधा है आपका यूकेलिप्टस का। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यूकेलिप्टस पुष्पीय वृक्षों में सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष होता है। यह अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, जिससे उस स्थान पर जल की कमी हो जाती है और भूमि बंजर होने लगती है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष वृक्ष सिकोया है। ठीक है,
महत्वपूर्ण है आपका कि सबसे ऊंचा जो वृक्ष होता है वह आपने देखा होगा यूकेलिप्टस का, जिसके आपके बीज किस प्रकार के होते हैं, इस कोन प्रकार के, शंकु प्रकार के बीज निकलते हैं, आपने देखा होगा उसके जो फूल से निकलते हैं। और यह क्या होता है, विश्व का सबसे ऊंचा पौधा है। यह क्या करता है, जितने भी आसपास की जमीन रहती है वहां से जल क्या है अपने ओर खींच लेता है, इसलिए इसके आसपास की भूमि आपने देखी होगी वह क्या हो जाती है, बंजर होने लगती है। ठीक है, यह इस वृक्ष के बारे में है। अगला प्रश्न आपका, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी पौधा आपने देखा होगा जो कि क्या है, एक खुशबू फेंकता है, जिसके द्वारा क्या होता है आपका जो है, कीट जो रहते हैं वह क्या होते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं और यह उन्हें क्या है, मार देता है। इस प्रकार का आपका जो है घटपर्णी पौधा रहता है। तो आपसे पूछा गया है कि यह कौन सा भाग है उसका जो कि इस प्रकार का बन जाता है। तना रहता है, पत्ता रहता है, या फिर पर्णवृत्त रहता है, या फिर अनुपर्ण रहता है जिसे हम स्टिपुल बोलते हैं। तो इसका जो है लीफ वाला भाग, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो लीफ वाला भाग होता है वह क्या हो जाता है, इस आकार का हो जाता है। ठीक है, घट के आकार का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अब हम इसके बारे में देखते हैं। घटपर्णी, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका पिक्चर प्लांट अथवा नेफेंथेसिस भी इसका नाम है। एक कीट भक्षी पादप है, यानी एक कीट भक्षी पौधा है, जिनके पत्ते अथवा पर्णफलक घट यानी पिक्चर में रूपांतरित हो जाते हैं। इस घट के ऊपर ढक्कन के समान एक संरचना होती है और घट में उपस्थित पाचक एंजाइम शिकार कीट को पचाकर पादप को पोषण मुख्यतः प्रोटीन प्रदान करता है। ठीक है, यह जो है, जो कीट भक्षक को क्यों खाता है, इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, और यह कहाँ पाया जाता है, यह भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, आपका मेघालय राज्य में पाया जाता है, नेफेंथेसिस। ठीक है, इसे खासियाना नामक एक दुर्लभ प्रजाति का घटपर्णी पौधा पाया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा आपका घटपर्णी पौधे के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर क्या रहता है, और यह क्या है, एक सुगंध फेंकता है, जिससे जो कीट रहते हैं वो इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और कभी कभी ये क्या है, चूहे को भी खा देता है। ये भी इसके बारे में एक फैक्ट हो गया। निम्न में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है आपका। दलपुंज यानी कोरोला भाग है, बिल्कुल सही। पुमांग एंड्रोशम भी भाग है, बिल्कुल सही। पर्णवृत्त, पर्णवृत्त यानी इसे हम क्या बोलते हैं आपका, पर्णवृत्त, ये नहीं होगा। और जायांग भी आपका क्या है, आपका पुष्प का भाग है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि पुष्प का भाग नहीं है। पुष्पीय पौधों एंजियोस्पर्म में पुष्प एक प्रजनन अंग है जो प्राय तने या शाखाओं के सीड्स अथवा पत्तियों के अक्ष पर विकसित होता है तथा फल एवं बीज उत्पन्न करता है। पुष्प के प्रमुख भाग कौन कौन से आपके, लोचदार दलपुंज जिसे हम कैलेक्स बोलते हैं, और दलपुंज जिसे हम कोरोला बोलते हैं। कैलेक्स, कोरोला, ये प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, तो ये तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, अगला है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चुनाव करना है। ठीक है, क्या दिया गया है आपको, सूची 1 में आपको दिया गया है पत्ता गोभी, आलू, गाजर, शिमला मिर्च, और सूची 2 में दिया गया आपको फल, तना, पत्ती या फिर जड़। तो पत्ता गोभी क्या है, पत्ता गोभी फल है, तना है, पत्ती है या फिर जड़ है। तो पत्ता गोभी जो है वह क्या है, आपकी एक पत्ती है। ठीक है, और इसके विपरीत जो फूल गोभी है वह क्या है, आपका फूल है। फूल गोभी क्या है, एक फूल है। ठीक है, और पत्ता गोभी क्या है, एक पत्ता है। आलू क्या होता है, आलू जो है वह तना होता है। आपको ध्यान में रखना, आलू क्या होता है, तना होता है। इसका अन्य एग्जाम्पल हो जाएगा आपका गन्ना जो रहता है वह भी क्या होता है, तना होता है। गाजर क्या होता है आपका, जड़ में होता है। गाजर जो होती है आपकी जड़ में पाई जाती है। शिमला मिर्च क्या है, शिमला मिर्च आपका एक फल है। शिमला मिर्च क्या है, आपका एक फल है। और एक और एग्जाम्पल शिमला मिर्च, टमाटर जो है, टमाटर क्या है, वह भी क्या है, एक फल है। ठीक है, तो पत्ता गोभी हो गया आपका पत्ती, आलू हो गया आपका तना, गाजर हो गया आपका जड़, और शिमला मिर्च क्या है, आपका एक फल है। और इसका उदाहरण एक और है, टमाटर भी क्या है, आपका एक फल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक आवश्यक है। ठीक है,
यानी एक वर्ष में संसद की कितनी बैठक आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो एक वर्ष में जो है वो क्या है, तो 2 बार आपकी संसद की जो मीटिंग होना आवश्यक है, एक वर्ष में 2 बार। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के आहूत करेगा। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न बन गया कि आर्टिकल कौन सा है, 85 के तहत, 85 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को क्या बुलाता है, आहूत करता है, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज एक मीटिंग आज हो गई और उसके बाद एक मीटिंग आपकी जो है 6 महीने बाद हो गई, 6 महीने इन दोनों के बीच यानी 6 महीने के अंतराल ही दूसरी मीटिंग होनी है। ठीक है, तो 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए दो मीटिंगों के बीच में, अर्थात एक वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक साल में 2 सत्र आपके बुलाए जाते हैं। भारत की संसदीय परंपरा में एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है और भारत में जो है कितने आपके सत्र बुलाए जाते हैं, आपके 3 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, प्रावधान कितने का है कि कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, और भारत में जो है आपके 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कब कब ये बुलाए जाते हैं? आपका सबसे पहले आपका क्या होता है, बजट सत्र। बजट सत्र कब होता है आपका? फरवरी से लेकर आपका मई तक आपका बजट सत्र होता है। फिर आता है आपका मॉनसून सत्र, जुलाई से सितंबर आपका मॉनसून सत्र होता है। और शीतकालीन सत्र जो होता है वह नवंबर से दिसंबर तक होता है। ठीक है, यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, जो आपके 25 प्रश्न हैं वह भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो इससे आपके अन्य प्रश्न भी बन जाएंगे। जैसे आपको पता लगा कि आर्टिकल जो है 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत कौन आपका जो है अधिवेशन बुलाता है दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की, वह बुलाता है आपका राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 के तहत। और 6 महीने के अंतराल में क्या है होनी चाहिए आपको, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका अंतराल। और भारत में जो है कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जिनमें से आपका क्या है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इसका आप जो है ये महीने भी याद रखेंगे। बजट सत्र जो है होता है फरवरी से लेकर मई तक, मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, यानी कौन आपका जो है मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है? कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट सचिव नहीं होता है और स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। यानी क्या हो जाएगा आपका, मंत्री परिषद जो होता है, जो प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद रहता है उसमें कौन कौन शामिल नहीं होता है? कैबिनेट मंत्री रहते हैं उसमें, राज्य मंत्री भी रहते हैं और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी रहते हैं, लेकिन कैबिनेट सचिव नहीं रहता है उसमें। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। मंत्री परिषद यानी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में प्रधानमंत्री, ध्यान में रखिए आप, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए आपका, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 75 एक ए, इसे हम कह सकते हैं, या फिर 1 के क के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, सपोज आपकी लोकसभा की सीट है 500, उससे क्या है, उसका आप 15% निकाल दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, इस प्रकार से 75 जो होंगे आपके मंत्री परिषद में होंगे। ठीक है, यानी अगर 500 सीटें आपकी लोकसभा की हैं, उसका आप 15% निकालेंगे, उससे जो निकला यानी 75 निकला, उससे अधिक क्या है आपका जो है प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद नहीं हो सकता। ठीक है, और उसमें कौन कौन से आते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 15% अधिक नहीं होगा और इससे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? इसे
91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने आपके यहाँ से कि जो है सबसे पहले प्रश्न था कि मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं होता है, तो कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री रहता है, कैबिनेट मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहता है तथा उप मंत्री भी शामिल रहते हैं। और 15% जो टोटल लोकसभा की सीटें हैं उसका 15% से अधिक जो है वह शामिल नहीं हो सकते। और यह कब करा गया था? यह करा गया था आपका 91वें संविधान संशोधन के तहत, जो आपका कब हुआ था? 2003 में हुआ था कि प्रधानमंत्री जो होगा उसके जो मिनिस्टर रहेंगे वह 15% टोटल लोकसभा के सदस्य से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, होप दैट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आपको पता है जैसे हमारी ये संसद है, संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है आपका? वह होता है उप राष्ट्रपति। ठीक है, और लोकसभा का कौन होता है आपका? स्पीकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो विधानसभा विधान परिषद नहीं होगा और लोकसभा भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो आपका लोकसभा का स्पीकर होता है वो उस सदन का हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी जो उपराष्ट्रपति होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं अब हम। राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, क्या कहा गया आपका कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष या फिर सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। किसके तहत यह किया गया? अनुच्छेद, यहाँ पे क्या है? राज्यसभा का सदस्य, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति। ठीक है, सही लिखा गया यहाँ पे कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वह क्या होता है आपका? सभापति भी है, अध्यक्ष भी है, सभापति भी है। कौन? आपका जो है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और वह क्या है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अब क्या कह रहा है? किसके तहत? आपका जो है आर्टिकल 64 के तहत क्या है कि आपका जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जो है वह क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। और इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किस सिस्टम से होता है आपका? जैसा आपका राष्ट्रपति का होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से आपका जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है उसी प्रकार से आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन इसमें क्या है? आपका जो है संसद के, आपको याद रखना है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है एक क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा अनुपातिक क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलते हैं हम उसे हिंदी में? प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा और एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा यह चुना जाता है। राज्यसभा के उपसभापति डिप्टी चेयरमैन का चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब क्या है? सभापति कौन है आपका? सभापति है आपका राज्यसभा का जो सभापति है वह है आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। लेकिन इसके नीचे जो रहता है वह कौन रहता है? आपका डेप्यूटी चेयरमैन यानी उपसभापति। उसका चुनाव किसके द्वारा होता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो आपका
पदेन सभापति है वह कौन है? आपका उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वह दोनों सदनों भाग लेंगे, उसमें लोकसभा भी भाग लेगा और राज्यसभा भी भाग लेगा। लेकिन जो आपका उपराष्ट्रपति के नीचे जो है वह है आपका उपसभापति। उपसभापति जो है उसका चुनाव केवल और केवल राज्यसभा के सदस्य ही वोट देंगे, ठीक है, उसमें लोकसभा जो है हिस्सा नहीं लेगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ पर से, जो आपका उपसभापति है यानी डेप्यूटी चेयरमैन का है, ठीक है। होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए चर्चा जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? स्टैग्नेंट प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, रियायती प्रस्ताव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसे हम बोलते हैं आपका स्टैग्नेंट प्रस्ताव, उसे हम कहते हैं। ए ऑप्शन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ये आपका जो है हिस्ट्री से प्रश्न है आपका, ठीक है, यानी पॉलिटी से प्रश्न है आपका। जब आपका जो है ब्रिटिश शासन हमारे भारत में था तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत या फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत, तो किस एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट खोला गया? ठीक है, उस समय वो की बात चल रही है आपकी, तो यह खोला गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है, 1773 के तहत, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं अब हम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तथा सर एलिजा एम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है आपका, ठीक है। एक तो हमने बताया आपको कि आपका जो है किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया, लेकिन कब खोला गया? वह खोला गया आपका 1774 में, और 73 में यह एक्ट आया था, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि स्थापना होने के बाद जो है उस सुप्रीम कोर्ट का जो है सबसे पहला जज कौन रहा, ठीक है, तो वह कौन रहा? सर एलिजा एम्पे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सर एलिजा एम्पे जो रहे वह क्या रहे? इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो ये हो गया आपका 12वां प्रश्न। निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल, ठीक है। तो ये तो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉलिटी से प्रश्न है आपका, तो इसका तो आपको पता होगा कि जो है कि राज्यपाल कहाँ रहता है? आपके राज्य में रहता है, यानी स्टेट में रहता है। राज्यपाल कौन है? आपका गवर्नर है, वह क्या होता है? आपका स्टेट के लिए नियुक्त होता है, ठीक है। तो उसको जो है पद की शपथ कौन दिलाता है? वह दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। भारत का राष्ट्रपति नहीं हो जाएगा, ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अब हम संविधान के आर्टिकल 159 के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपनी शपथ या फिर ओथ या फिर प्रतिज्ञान एफर्मेशन करेगा तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे भी बन गया कि किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 159 के तहत हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि जिस भी राज्य का वह राज्यपाल रहेगा उसे क्या है, हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश अगर है कोर्ट में, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो है
उसके सामने क्या है, अपनी ओथ लेनी पड़ेगी, यानी अपना शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। अगर किसी वर्ष जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में क्या है, न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, क्या कह रहा है, न्यायालय के जो अगर कोई वरिष्ठ न्यायाधीश है उनके समक्ष जो है उसे क्या अपनी ओथ लेनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका गवर्नर से, राज्यपाल से। अब आपका ज्योग्राफी के प्रश्न है, ग्रेट आर्कटिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर ब्राज़ील? तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है वो कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में है, बी ऑप्शन, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका आर्टिसियन बेसिन, इंग्लिश में क्या है, आर्टिसियन बेसिन, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं अब हम। आर्टिजन बेसिन भूमिगत जल का एक कुआं होता है जिसमें स्वतः पानी ऊपर की ओर प्रभावित होता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट आर्टिजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे गहरी आर्टिजन बेसिन है। इससे ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। बेसिन का मतलब क्या होता है, यानी एक कुआं टाइप का होता है, ठीक है। प्राकृतिक जो होता है, भूमिगत एक बड़ा सा कुआं होता है जिसमें पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, ठीक है। यानी पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है, ऊपर की ओर क्या है, प्रभावित होता है, ठीक है। और यह क्या है, सबसे बड़ा जो है वह कहाँ है आपका, वो है आपका ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जिससे उसकी क्या होती है, स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका कहाँ, यह हो जाएगा अब जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ है आपका, वो है आपका मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस या फिर लैक्टोबैसिलस या फिर साल्मोनेला? तो इसका क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस आपको पता है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अब हम इसके बारे में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहलाती है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित शुगर का भक्षण करता है और लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। यह लैक्टिक अम्ल दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, आपके दूध में जो है लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु पाए जाते हैं, वो क्या है, दूध में जो शुगर रहता है यानी चीनी रहती है उसको क्या है, आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी लैक्टिक अम्ल में क्या है, परिवर्तित कर देते हैं। और यह लैक्टिक अम्ल क्या करता है, दूध को जमा देता है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से, विषाणु की खोज किसने की थी? अब विषाणु की खोज किसने करी है? इवानोस्की ने, स्मिथ ने, स्टैनली ने या फिर बेसरिक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इवानोस्की ने क्या है, विषाणुओं की क्या है, खोज करी है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 1750, 746, 748? तो कितने हो जाते हैं, एक हॉर्स पावर में जो है 746 वॉट होते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। हॉर्स पावर शक्ति मापने की एक इकाई है। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है। अश्वशक्ति शब्द का प्रयोग जेम्स वॉट द्वारा वाष्प इंजनों द्वारा किए गए कार्य तथा बोझ ढोने वाले घोड़ों के लिए किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? जेम्स वॉट, जिन्होंने क्या है, स्टीम इंजन का क्या है, आविष्कार किया था। 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो आपको पता होगा 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका प्रश्न अलग है, ठीक है। यह पूछा गया है कितने सेंटीमीटर में होता है।
तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर को क्या है सेंटीमीटर में अगर आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ये आपका ऊपर घात है ये, ठीक है, 10⁻⁻7 घात में है, ठीक है, पावर में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, 1, 2, 3 या फिर 4? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह कितने देशों से लगती है, वह लगती है 3 देशों से लगती है। आपका कौन से ये 3 देश हैं आपका, एक है आपका बांग्लादेश, नेपाल और फिर भूटान, ठीक है। और यह क्या है कि सबसे ज़्यादा किससे शेयर करता है अपनी बाउंड्री पश्चिम बंगाल, यह करता है बांग्लादेश से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल और भूटान, इन तीनों से आपका जो है पश्चिम बंगाल जो अपनी सीमा का क्या है विभाजन करता है, शेयर करता है अपनी बाउंड्री। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामराम? इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जहां बंगाल की खाड़ी और क्या है अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको ये क्लास? आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगला है आपका हिस्ट्री से आपका प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, लोथल जो है वह कहाँ है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो है जो भारत में स्थित है वह है आपका लोथल, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। लोथल घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल जो आपको हमें स्थल मिला था वह कहाँ है आपका गुजरात राज्य में। ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्थल जो है वह कहाँ रह गए हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय विभाजन नहीं हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादा स्थल जो है वह पाकिस्तान को मिले और हमारे पास कुछ ही स्थल बचे, जिनमें से एक क्या है लोथल है, जो कि कहाँ है आपका गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में है और भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। 1954 से लेकर 55 ईस्वी में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि लोथल की खुदाई किसने करवाई, तो वह कराई आपकी रंगनाथ राव ने कराई। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा बंदरगाह का साक्ष्य मिला है तथा हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि हाथी के दांत कहाँ से मिले थे और एक गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ है, यह कहाँ है आपका लोथल गुजरात में है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां या फिर शुजाउद्दीन मोहम्मद खां? तो ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खां जो था वह क्या था, बंगाल का अंतिम गवर्नर था, क्योंकि उसके बाद क्या है आपका ब्रिटिश आ गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम आपको, बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। मुर्शिद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 में फर्रुख शेर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है, किसे, मुर्शिद कुली खां को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापना की शुरुआत मिली? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध या फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? यानी ब्रिटिश जो है वह किस युद्ध के बाद भारत में आया, तो वह था आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है। अगला देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुसलमान मतभेदों में कमी हुई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू
मुसलमान दंगे बढ़े या फिर हिंदुओं को दबाया गया? तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ उससे क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन क्या था आपका? यह था आपका जो मुस्लिमों का जो उनके जो हेड थे वहाँ कहाँ, अफगानिस्तान में, उनको क्या है कैद कर दिया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ के मुसलमानों ने क्या कर दिया, खिलाफत शुरू कर दिया, यानी एक मूवमेंट शुरू कर दिया, एक आंदोलन शुरू कर दिया उनके खिलाफ। ठीक है, ब्रिटिशों अंग्रेजों के खिलाफ। तो इससे क्या हुआ कि जो हिंदू और मुसलमान के जो बीच का मतभेद था उसमें थोड़ी कमी आई। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। आपका खिलाफत आंदोलन भारत के मुख्यतः तो मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। ठीक है, सॉरी मैंने आपका अफगानिस्तान बोला, वह कौन था? तुर्की के खलीफा के विरुद्ध। ठीक है, तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार किसने करे थे? अंग्रेजों ने करे थे। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया, परंतु 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। फिर धीरे धीरे यह आंदोलन क्या है, भारत में भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये रहे आपके 24 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जीएस के। इनको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि एक मोटिवेशन मिल सके हमें ऐसी ही वीडियो लाने की। ये जितने भी जीएस के प्रश्न हैं, आपके सभी प्रश्नों को देखकर लिया गया है। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं और उनके डीप जो है हमने आपको पढ़ाया है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।